भारत की औद्योगिक कहानी मॉडर्न एरा से बहुत पहले शुरू हुई थी, जब कारीगर मलमल, बिदरी वेयर और लेजेंडरी वुड्स स्टील बनाते थे, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी दुनिया भर में डिमांड थी। ये कारीगर इनोवेटर्स थे, उनके स्किल्स एक थ्राइविंग इकोनॉमी की रीढ़ थे। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से सब कुछ बदल गया। औपनिवेशिक नीतियों ने भारत के उद्योगों को खत्म कर दिया, जिससे क्रिएटर्स का देश सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाला बन गया। भारी टैक्स और सस्ते ब्रिटिश इंपोर्ट्स ने लोकल कारीगरों को तबाह कर दिया, जिससे कई लोग गरीबी में चले गए। कभी हलचल भरे मुर्शिदाबाद और सूरत के बाजार फीके पड़ गए और भारत की दौलत ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल की गई। ये कोई नेचुरल गिरावट नहीं थी, बल्कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक सोचा समझा काम था। भारत की मॉडर्न औद्योगिक जर्नी को इस खोई हुई विरासत की राख से उठना होगा। अंग्रेजों ने रेलवे और मिल्स शुरू की, लेकिन ये भारत की प्रोग्रेस के लिए नहीं, बल्कि औपनिवेशिक हितों के लिए थीं। रेलवे रॉ मटेरियल को बाहर ले जाती थी और ब्रिटिश सामान को अंदर लाती थी, जिससे इंपीरियल कंट्रोल और बढ़ गया। बॉम्बे और कलकत्ता में नई मिल्स ने भारत का पहला इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स बनाया, लेकिन प्रॉफिट लंदन वापस चला गया। जमशेदजी टाटा जैसे भारतीय एंटरप्रेन्योर्स को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, फिर भी उनके एफर्ट्स ने उम्मीद जगाई। हेवी इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा नहीं दिया गया, जिससे भारत ब्रिटेन पर डिपेंडेंट रहा। औद्योगिक स्ट्रक्चर असंतुलित था। भारत सूत काट सकता था, लेकिन मशीनें नहीं बना सकता था। मुश्किलों के बावजूद भारतीय पायनियर्स ने फ्यूचर ग्रोथ की नींव रखी। उनकी फैक्ट्रियां इकोनॉमिक नेशनलिज्म की सिंबल बन गईं। एक सच्ची भारतीय औद्योगिक क्रांति का सपना उनकी लगन से जिंदा रहा। ये चिंगारियां आजादी के बाद ही भड़केंगी। 1947 में आजादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह टूट चुकी थी। नेहरू का विजन क्लियर था, स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन के जरिए इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, बड़े पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, स्टील प्लांट्स, इंजीनियरिंग फर्म्स, फर्टिलाइजर फैक्ट्रियां, मॉडर्न इंडिया के नए मंदिर बन गए। इन प्रोजेक्ट्स का मकसद जॉब्स क्रिएट करना, रीजन्स डेवलप करना और एक सेल्फ सफिशिएंट नेशन बनाना था। आईआईटीज जैसी इंस्टीट्यूशंस ने इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स की एक नई जनरेशन को ट्रेन किया। फोकस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर था। जो कुछ भी भारत को चाहिए वह देश में ही बनाना। हालांकि पब्लिक सेक्टर ने एक मजबूत नींव रखी, लेकिन इसमें अक्सर एफिशिएंसी और कंज्यूमर फोकस की कमी थी। आम नागरिकों को बेसिक गुड्स के लिए कमी और लंबे इंतजार का सामना करना पड़ा। फिर भी इस एरा ने फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ की नींव रखी। यह त्याग, आशावाद और राष्ट्र निर्माण का दौर था। लाइसेंस राज इसलिए आया ताकि इकोनॉमी को कंट्रोल किया जा सके और इक्वालिटी बनी रहे, लेकिन असल में इसने परमिट्स और रेगुलेशंस का एक ऐसा जाल बिछा दिया जिसने इनोवेशन को दबा दिया। एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस बनाने के बजाय अप्रूवल्स लेने में सालों बिता देते थे। कंपटीशन से प्रोटेक्टेड होने की वजह से इंडस्ट्रीज रुक गईं और क्वालिटी खराब हो गई। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ धीमी प्रोग्रेस और कमी का पर्यायवाची बन गया। एम्बिशियस इंडियंस के लिए नए बिजनेस शुरू करना लगभग नामुमकिन हो गया था। यह सिस्टम जो फेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए था, उसने आखिर में भारत की पोटेंशियल को फंसा लिया। इस पिंजरे से आजाद होना प्रोग्रेस के लिए जरूरी हो गया। 1958 तक भारत एक इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रहा था। फॉरेन रिजर्व्स खत्म हो चुके थे। गोल्ड लोन के लिए गिरवी रखा गया था। इस क्राइसिस ने प्राइम मिनिस्टर राव और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह के अंडर बोल्ड रिफॉर्म्स को मजबूर किया। लाइसेंस राज को खत्म कर दिया गया और इकोनॉमी को ग्लोबल कंपटीशन के लिए खोल दिया गया। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग खत्म कर दी गई और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का वेलकम किया गया। ट्रेड बैरियर्स गिर गए, जिससे एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी को बढ़ावा मिला। इंडियन मार्केटप्लेस बदल गया। नए प्रोडक्ट्स, ब्रांड्स और चॉइसेस सामने आए। कंपटीशन ने इनोवेशन और एफिशिएंसी को बढ़ावा दिया। आईटी, टेलीकॉम और ऑटोमोबाइल्स जैसे नए इंडस्ट्रीज में बूम आने लगा।
रिफॉर्म्स ने कमी से एस्पिरेशन की ओर एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट को जन्म दिया। लाखों लोग गरीबी से बाहर निकले और एक कॉन्फिडेंट मिडिल क्लास उभरा। भारत की तेजी से ग्रोथ शुरू हो गई। 1951 ने भारत की ग्लोबल इकोनॉमिक जर्नी की असाली शुरुआत की। 1999 के रिफॉर्म्स ने भारत की आईटी क्रांति का रास्ता साफ किया। इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनियों ने भारत को एक ग्लोबल टेक पावर हाउस बना दिया। Y2K क्राइसिस ने भारतीय टैलेंट को दिखाया, जिससे लाखों हाई क्वालिटी जॉब्स क्रिएट हुई। बेंगलोर और हैदराबाद जैसे शहर टेक हब बन गए, जिससे एक नया एस्पिरेशनल क्लास बना। आईटी बूम से फॉरेन एक्सचेंज आया और भारत के बारे में ग्लोबल परसेप्शंस बदल गए। इसके बाद टेलीकॉम क्रांति आई, जिसने मोबाइल फोन और इंटरनेट एक्सेस को हर जगह पहुंचा दिया। सस्ते डेटा प्लान्स ने दूर दराज के गांवों को भी जोड़ा, जिससे इंफॉर्मेशन डेमोक्रेटाइज हुई। एक वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम उभरा, जिसने इनोवेशन और ग्रोथ को बढ़ावा दिया। मिडिल क्लास का विस्तार हुआ, जिससे एक बड़ा डोमेस्टिक मार्केट बना। भारत का एक डायनामिक, तेजी से बढ़ती इकोनॉमी में बदलना पूरा हो गया। आज भारत इंडस्ट्री 4.0 की दहलीज पर खड़ा है। एआई, ऑटोमेशन और ग्रीन टेक, स्टार्टअप्स स्पेस, ईवी, बायोटेक और फिनटेक में इनोवेशन कर रहे हैं, ग्लोबल चैलेंजेस को सॉल्व कर रहे हैं। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी सरकारी पहल का मकसद मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है। फोकस एक सस्टेनेबल, इंक्लूसिव इंडस्ट्रियल मॉडल बनाने पर है। ग्रीन टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी इस विजन के लिए सेंट्रल है। सौर ऊर्जा में भारत का नेतृत्व एक ग्रीनर फ्यूचर के लिए उसकी कमिटमेंट को दर्शाता है। प्राचीन कारीगरों से लेकर मॉडर्न इनोवेटर्स तक की यात्रा जारी है। आज के युवा भारतीय अगले चैप्टर के आर्किटेक्ट हैं। चैलेंज, एक ऐसा भारत बनाना जो प्रॉस्पेरस, सस्टेनेबल और दुनिया के लिए एक मॉडल हो।